नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक साइंस की सीरीज को चला रहे हैं जिसमें बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में कोशिका को डिस्कस कर लिया है। कोशिका के जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे हमने उन्हें डिस्कस किया था। साथ ही साथ में पोषण के तहत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल से रिलेटेड जो भी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने उन्हें डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ब्लड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पार्ट ए में रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम उसके पार्ट टू को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ये पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस को हल कर लिया था और हल करते हुए हमने काफ़ी लगभग 15-20 क्वेश्चन लगभग हल किए थे। आखिरी क्वेश्चन यह था कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमने इसे हल कर लिया था। इसके बाद के प्रश्नों से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के हमारे पार्ट का पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? अच्छा प्रश्न है ये, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? देखिए, क्या इसका आंसर ए धमनी हो सकता है? नहीं, इसका आंसर धमनी नहीं है। क्या इसका आंसर बी शिराएं हो सकता है? नहीं, इसका आंसर शिराएं भी नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं केशिकाएं या तो जिसे कहा जाता है कैपिलरीज। ये इसका सही आंसर है। कल की क्लास में भी हमने ये देखा था कि ऐसी नलिकाएं जो कि धमनी को और शिरा को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, मतलब ये आर्टरीज को और वेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं, उन्हें हम कहते हैं केशिकाएं या तो कैपिलरीज। ये बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं मतलब रक्त को फ्लो कराने वाली सबसे छोटी वाहिकाएं जो हैं वो केशिकाएं होती हैं। चलिए हम इसको इमेज की मदद से देखते हैं। पिछली क्लास में भी हमने इस इमेज को ध्यान दिया था। इमेज में हम देखते हैं कि आखिरकार यह रक्त वाहिकाएं कहाँ पर हैं। यह देखिए, ये इस इमेज को जब हम देखते हैं तो इमेज को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन, ये है आपकी आर्टरीज जिसे हम कहते हैं धमनी, और ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है शिरा। ये जो सेक्शन है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे कहा जाएगा धमनी, और ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे कहा जाएगा शिरा, या फिर जिसे कहेंगे हम वेन। अब इनके बीच का हिस्सा जहां पर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये हिस्सा इसे कहा जाता है केशिकाएं, या तो इन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। इन्हें ही कहा जाएगा केशिकाएं, इन्हें ही हम कहेंगे केशिकाएं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, अब जरा इमेज में आप ध्यान से देखिए। ये इस धमनी को इस शिरा से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, काफी महीन होती हैं, ब्लड का फ्लो इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब हम बाकी के ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने कल पिछली क्लास में जिनके बारे में पढ़ा था, एक बार हम शॉर्ट में फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। धमनियां क्या होती हैं? तो धमनियां वो होती हैं जो कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का फ्लो कराती हैं, मतलब प्योर रक्त। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये शुद्ध रक्त क्या होता है? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और CO2 नहीं पाई जाती, इसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त, या फिर हम इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगला होता है शिराएं। तो शिराएं किसे कहेंगे? जो कि अशुद्ध रक्त को फ्लो कराते हैं। और इसमें किस तरह का रक्त पाया जाता है, किस तरह का ब्लड पाया जाएगा? CO2 युक्त ब्लड पाया जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए
धमनियां शुद्ध रक्त को फ्लो कराती हैं बॉडी में, और शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को फ्लो कराती हैं। केशिकाएं इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही था। और महाधमनी, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये सबसे बड़ी धमनी होती है जो हार्ट से शरीर के बाकी अंगों में ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है। ये हार्ट से शरीर के बाकी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है महाधमनी। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था, जिसे हम कहते हैं एओर्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती हैं? विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? देखिए अच्छा प्रश्न है। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था। सही आंसर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि आखिरकार ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो हम ये देखते हैं ऐसी रक्त वाहिकाएं जो फेफड़ों से, मतलब लंग्स से ब्लड को कहां पर लेकर के आ रही हैं? हार्ट में लेकर के आ रही हैं। तो ऐसी वाहिकाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी वाहिकाओं के बारे में हमने देखा था ऑप्शन सी में ये छिपा हुआ है, फुसफुसीय शिरा, या फिर जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। ये इसका सही आंसर है। पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो फेफड़ों से, लंग्स से हार्ट तक ब्लड को वापस लेकर के आती हैं। हमने इसको इमेज की मदद से भी देखा था। चलिए हम इसको फिर से एक इमेज की मदद से देखते हैं। ये देखिए आप, इमेज पर जब हम आते हैं, ये इमेज के बारे में हमने कल काफी डिस्कशन किया था। पिछले पार्ट ए में हम इसके बारे में लगभग लगभग सभी डिस्कशन कर चुके थे। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें ये है पल्मोनरी वेन, या फिर जिसे हम कहेंगे फुसफुसीय शिरा। ये लंग्स से, ये लंग्स से ब्लड को लेकर के आ रही हैं। ये लंग्स से ब्लड को लेकर के आ रही हैं। और कहां पर? लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेकर के आने का काम कर रही हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है पल्मोनरी वेन। और यदि इसी का पूछा जाए कि हार्ट से लंग्स तक कौन सी क्या बोलते हैं, नलिकाएं रक्त को लेकर के जाती हैं, तो ये है फिर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से क्या बोलते हैं, ब्लड को लेकर के जाएंगे लंग्स की तरफ, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को लेकर के आएंगे हार्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट जरा, इसके कुछ और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लें कि पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करेंगी। सही आंसर तो इसका ऑप्शन सी है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है फुसफुसीय धमनी, या फिर जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में बिल्कुल अभी हमने इमेज में देखा कि ये हार्ट से ब्लड को कहां पर लेकर के जा रहे हैं? लंग्स में लेकर के जा रहे हैं। और जब ये हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेकर के जा रही हैं, तो ये किस तरह का ब्लड लेकर के जाएंगे? ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जाएंगे। ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जाएंगे जिसमें क्या है? CO2 है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये लंग्स में लेकर के क्यों जा रहे हैं? ताकि वहां पर इस ब्लड में, अशुद्ध रक्त में O2 मिल सके, मतलब ऑक्सीजन मिल सके, और यह शुद्ध हो सके। जब ये यहां से वापस आएगा, लंग्स से वापस आएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये शुद्ध होकर के वापस आएगा। महाधमनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। महाधमनी के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। हार्ट से ये ब्लड को कहां पर लेकर के जा रहे हैं? बॉडी के ऑर्गन्स में लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर इमेज में देखिए, ये देखिए जिसको हम, ये है महाधमनी। ये जो सेक्शन है इसे ही हम कहते हैं महाधमनी, इसे ही कहा जाएगा महाधमनी। और ये क्या कर रहे हैं? ये पूरी तरह से देखिए, ये यहाँ से ब्लड को बाकी शरीर के बाकी के ऑर्गन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर फुसफुसीय शिरा, या फिर जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। और ये आखिरी ऑप्शन लिखा हुआ है डी, जिसको हम कहते हैं वेना कावा। अब आखिरकार ये क्या है? वेना कावा क्या होता है? फिर से इमेज की तरफ हमको चलना होगा। देखिए दो तरह के वेना कावा हैं। एक है इंटीरियर वेना कावा, और यह है सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों ही ब्लड को
हार्ट तक लाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों ही ब्लड को हार्ट तक लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, हार्ट तक जब ये ब्लड को लेकर के आ रहे हैं तो कहाँ पर लेकर के आ रहे हैं? ये जो राइट एट्रियम बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं दायां आलिंद, जिसे हम कहते हैं दायां आलिंद, ये यहां तक ब्लड को लेकर के आने का काम करते हैं। तो इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, हम इससे भी परिचित हो गए कि आखिरकार ये चीजें क्या हैं। चारों ऑप्शन को हम देख चुके हैं, चारों ऑप्शन को हम देख चुके हैं। हमने पल्मोनरी आर्टरी को भी देख लिया, हमने महाधमनी को भी देख लिया, हमने फुसफुसीय शिरा जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ली, और यही हमारा आंसर था। और साथ ही साथ में वेना कावा के बारे में भी चर्चा कर ली कि ये ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है हमारा, पल्मोनरी शिराएं, पल्मोनरी वेन्स कहां से रक्त प्राप्त करती हैं? ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि कहां से रक्त प्राप्त करती हैं। तो यहां पर क्या वो पल्मोनरी वेन अभी हमने डायग्राम में देखा है, क्या ऑप्शन ए की तरफ हम जाते हैं? ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि कहां से रक्त को वो प्राप्त कर रही हैं। ऑप्शन ए, क्या वो हृदय से रक्त को प्राप्त कर रही हैं पल्मोनरी वेन? क्या वो यकृत से रक्त को प्राप्त कर रहे हैं, या तो फेफड़ों से रक्त को प्राप्त कर रहे हैं, या तो गुर्दों से रक्त को प्राप्त कर रहे हैं? इमेज की जब हम वापस जाएंगे, देखिए यहां पर ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन। ये रक्त को प्राप्त कहां से कर रही है? तो रक्त को ये वापस लंग्स से प्राप्त कर रही है, लंग्स से लेकर के आ रही है। और कहां पर लेकर के आ रही है? हार्ट में लेकर के आ रही है। यदि प्रश्न में ये पूछा जाता कि कहां पर रक्त को लेकर के आ रही है, तो फिर उसका आंसर हार्ट होता। लेकिन ये पूछा गया है कि ये कहां से रक्त को प्राप्त कर रही है, तो ये रक्त को प्राप्त कर रही है लंग्स से। इसका सही आंसर होगा लंग्स। इसका सही आंसर है फेफड़ों से ये रक्त को प्राप्त कर रही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या ये हृदय से प्राप्त कर रही है? नहीं। यदि ये पूछा जाता कि क्या हृदय में लेकर के आती है, तो फिर इसका सही आंसर हृदय होता। यकृत इसका सही आंसर नहीं होगा, और गुर्दे से, किडनी से, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं? ये तो हम पहले भी इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार कौन सी आखिरकार ब्लड सेल होती हैं जो कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये आरबीसी हैं? नहीं, आरबीसी भी नहीं है। क्या ये प्लेटलेट्स हैं? नहीं, प्लेटलेट्स भी नहीं है। ये डब्ल्यूबीसी होती है, जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। देखिए ये प्रश्न इसलिए ऐड किया गया है ताकि इन प्रश्नों के आप फुल फॉर्म, इनमें जो शब्द लिखे हुए हैं, आप इनके फुल फॉर्म को जान सकें। आरबीसी जो होता है इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। इसका फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें कि आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म। आरबीसी क्या काम करता है? तो आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, और ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो करवाने का काम करता है। ये हम पिछली क्लासेस में कई बार इसका डिटेल्ड क्या बोल एनालिसिस देख चुके हैं कि आखिरकार हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, आरबीसी को किस तरह से कैरी करता है। अगला लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, इसे हम कहते हैं थ्रम्बोसाइट्स, जो कि ब्लड के क्लॉट को बनाने में मदद करता है। यह मदद करता है ब्लड के क्लॉट को बनाने में, मतलब रक्त का थक्का बनाने में यह मदद करता है। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा। ये जो लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स, ये इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और यह प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। और पिछली क्लासेस में जब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, तब हमने देखा था कि ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ा था, हमने वहां पर बेसोफिल के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं, ये देखिए हम फिर से एक बार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ये प्रश्न से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में हमने देखा था कि एक होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल,
न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है, उसके टाइप्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि जो बेसोफिल होता है वो सबसे कम पाया जाता है। न्यूट्रोफिल संक्रमण से रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने का काम करते हैं। और वहीं बेसोफिल जो होते हैं वो एलर्जी से संबंधित जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो एलर्जी हमारे शरीर में पैदा कर रहे हैं, उनको खत्म करने का काम करेंगे। ये हमारी बॉडी में हिस्टामिन बनाने का काम करते हैं और साथ ही साथ में हेपेरिन को बनाने का काम करते हैं। इनके बारे में भी हमने जो ब्लड वाले सेक्शन थे वहां पर हमने देखा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि आरबीसी क्या है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, पूरा नाम होता है इसका इरिथ्रोसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि आखिरकार इनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स कहा जाता है और साथ ही साथ में डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इनके फुल फॉर्म याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इनसे संबंधित छोटी छोटी जानकारियों को हमने देखा। प्लेटलेट्स ब्लड के क्लॉट को बनाने का काम करेंगे। ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो प्रतिरक्षा के लिए काम करता है। दो तरह के ल्यूकोसाइट्स के बारे में मुख्यतः आपको ज्यादा याद रखना है, कई तरह होते हैं इनके। न्यूट्रोफिल जो होते हैं, न्यूट्रोफिल संक्रमण से रक्षा करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकता है उनको खत्म करने का काम करते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन बनाते हैं, हेपेरिन बनाते हैं, जो कि एलर्जी को खत्म करने का काम करेंगे। मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं उनको खत्म करने का काम हिस्टामिन करता है। हेपेरिन ब्लड से संबंधित है, ब्लड को थक्का जमने से, जो अनावश्यक थक्का है उसको जमने से रोकने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक विद्युत आवेग कहाँ पर उत्पन्न होता है। देखिए ये जो है ना, ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आप इनको देखें। हृदय की धड़कन के लिए आवेश विद्युत आवेग जो है, सबसे पहली चीज धड़कन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से पैदा होती है। हार्ट में जो धड़कन पैदा होती है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से पैदा होती है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पर पैदा होती है। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है एवी नोड। क्या ये इसका आंसर है? एवी नोड इसका आंसर नहीं है, संबंधित है, इस प्रोसेस से संबंधित है, लेकिन ये इसका सटीक आंसर नहीं है। अगला लिखा हुआ है पुरकिंजे फाइबर, क्या ये इससे संबंधित है? मतलब ये भी इसका सटीक आंसर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है एस ए नोट, ये इसका सही आंसर है और बंडल ऑफ हिस भी इसका सही आंसर नहीं है। अब आखिरकार ये होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिरकार एवी नोड क्या काम करेगा और एस ए नोड क्या काम करेगा। देखिए जब हम यहाँ पर इसको इमेज की मदद से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ज्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। हम इस इमेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एस ए एन, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एवीएन, मतलब एस ए नोट, और इसे कहा जाता है एवी नोट। इसका मतलब होता है साइनो एट्रियल नोट, और साथ ही साथ में एवी नोट को कहा जाता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोट। ठीक है, तो ये जो नोड है, ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पैदा करने का काम करता है। मतलब हृदय की धड़कन को बनाने के लिए जो एक इलेक्ट्रिकल विद्युत आवेश की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जरूरत है, ये उसको पैदा करने का काम करेगा। और साथ ही साथ में ये जो है उसको निलय में, मतलब ये जो निलय का हिस्सा है यहाँ पर इसको भेजने का काम करेगा, निलय में इनको फैलाने का काम करता है एवी नोड। दोनों जरूरी हैं, ऐसे नोड भी जरूरी होता है और एवी नोड भी जरूरी होता है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि उसे पैदा करने का काम कौन कर रहा है, मतलब उसे उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है, तो उत्पन्न करने का काम उसको एस ए नोट करता है। प्रश्न में देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेग जो है, ये विद्युत आवेग जो है, मतलब जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसे कहां पर उत्पन्न होती, उत्पन्न करने के बारे में पूछा गया है। तो उत्पन्न करने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, जिसे हम कहेंगे एस ए नोट, इसे हम कहते हैं एस ए नोट। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इसका फुल फॉर्म होता है
साइनोएट्रियल नोड। इसका फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड। और यदि बात की जाए एवी नोड की, यदि हम बात करें एवी नोड के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। और इसका मतलब होता है साइनोएट्रियल नोड। ये नोड जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स को पैदा करने का काम करता है, और ये नोड जो होता है निलय में, मतलब वेंट्रिकल में, उसे फैलाने का काम करता है। और बाकी के ये दोनों जो शब्द हैं ये इनसे संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे इसकी ये सटीक आंसर नहीं है। हमें इन दोनों नोड्स के बारे में ही पढ़ना है, ऐसे नोड्स के बारे में पढ़ना है और एवी नोड के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब ये देखिए, ये उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसको हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता होता है कि आखिरकार इसे कहते क्या है। अभी जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आखिरकार ये उपकरण कौन सा है। हम इसे हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। देखिए, ये इमेज क्या आपने कभी देखी है? ये इमेज क्या आपने कभी देखी है? ध्यान से देखिए जरा। क्या आपने कभी इस इमेज को देखा है? ये इमेज होती ये कहाँ पर देखा आपने? डॉक्टर्स क्या यहाँ पर देखा हुआ है? डॉक्टर्स से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बहुत जोर से दबाया जाता है। ये जो ब्लैक कलर का बेल्ट होता है, इसको हाथों में बांध दिया जाता है, और उसके बाद डॉक्टर इसकी मदद से ब्लड प्रेशर को मापने का काम करते हैं। और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ऑप्शन बी में इसका आंसर छिपा हुआ है। इसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो मीटर अभी हमने देखा, जो डॉक्टर्स वगैरह बीपी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ईसीजी मशीन भी हार्ट से संबंधित है, लेकिन ये हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है उसको उसको ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ना कि बीपी मापने के लिए होता है। हार्ट की पल्स ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप होता है, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह हमारे हार्ट में एक खास तरह का, वो क्या बोलते हैं, ट्यूब होता है, उसके सामने कुछ गोल सा लगा हुआ होता है, उसको लगा करके देखते हैं। वो कहते हैं जोर से सांस लो, सांस छोड़ो, और उसकी मदद से वो कानों में लगा लेते हैं उस अगले हिस्से को, और उसके वो सुनते हैं कि आखिरकार हमारी हृदय की धड़कन कैसा आवाज कर रही है। ये जो धड़कन सुनने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। ये विद्युत धारा से संबंधित है, ये इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो विद्युत धारा से संबंधित है ये गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन में दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि सही है। ये किस लिए होता है? ये आवाज सुनने के लिए होता है, हृदय की आवाज सुनने के लिए, हृदय किस तरीके से आवाज कर रहा है उस आवाज को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर इसका सही आंसर है, इस तरीके का ये दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी शिरा यकृत से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है? देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वेन है जो कि यकृत से रक्त को ला रही है, ब्लड को ला रही है, और कहां पर लेकर के आ रही है? हार्ट की तरफ लेकर के आ रही है। अब एक एक ऑप्शन को जब हम ध्यान से देखते हैं, तो क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है? पल्मोनरी शिरा क्या इसका आंसर हो सकता है? पल्मोनरी वेन, तो अभी हमने इसके बारे में देखा कि ये लंग्स से ब्लड को ले जाने का काम करते हैं हार्ट तक, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है यकृत सिरा, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन, ये इसका सही आंसर है। देखिए, हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में पूछा गया है कि यकृत से रक्त को लाने वाली कौन सी शिरा होती है, और यहां पर ऑप्शन में भी यकृत लिखा हुआ है, तो आप इससे गैस कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपको ये याद रखना होगा कि इसे हेपेटिक वेन भी कहा जाता है। ये इसका सही आंसर है।
अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि क्या ये महाशिरा हो सकती है। महाशिरा के बारे में भी हमने देखा, महाशिरा को ये लिखा हुआ है वेना कावा, ऑप्शन में लिखा हुआ है। और वेना कावा का हमने अभी यहाँ पर इमेज देखा था कि वेना कावा जो है हार्ट में ब्लड को लाने का काम करते हैं। देखिए ये इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ये हार्ट में ब्लड को लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी इसका आंसर जो है नहीं समझ में आता। ये लिखा हुआ है रीनल शिरा, ये लिखा हुआ है रीनल शिरा, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? तो इसका संबंध किडनी से है, इसका संबंध है किडनी से। ये किडनी से ब्लड को लाने का काम करती है, ये किडनी से ब्लड को लेकर के आएगी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यकृत शिरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से इसको हमने देखा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय के संकुचन और विश्राम को एक साथ क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जिसको हम सामान्य तौर पर हल कर सकते हैं। हमने इसको पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए, हृदयघात, हृदय के संकुचन और विश्राम को एक साथ, क्या हृदयघात कहा जाएगा उसको? बिल्कुल नहीं। हार्ट अटैक तो उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। हार्ट अटैक किसको कहते हैं? जब हार्ट में ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से ना हो, जब हार्ट में ब्लड ठीक तरीके से ना पहुंच पाए तो उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक की समस्या आती है। कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी किसी तरीके से यदि ब्लॉक हो जाए तो हार्ट में ठीक तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये उसका आंसर बिल्कुल नहीं है। अगला लिखा हुआ है सिस्टोल और डायस्टोल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। हार्ट के संकुचन होना मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन की कंडीशन में आना, इसे हम सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। ये कहलाएगा सिस्टोल और डायस्टोल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो सिस्टोल दिखाई दे रहा है ये इसका प्रेशर होता है 120 और ये जो डायस्टोल दिखाई दे रहा है इसका प्रेशर होता है 80। एक सामान्य हेल्दी अडल्ट में ये जो प्रेशर पाया जाता है मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए वो होता है 120/80। 120/80 का ये प्रेशर पाया जाता है। हम इसको इमेज की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा हुआ होता है और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसकी मदद से ये आगे ब्लड को पहुंचाते हैं, मतलब ये आगे ब्लड को पहुंचाएगा शरीर के बाकी के अंगों में, महाधमनी में। उस समय पर इसका जो प्रेशर होगा वो होगा 120। उस समय पर इसका जो प्रेशर होगा 120 होगा। लेकिन यदि बात की जाए 80 की कि आखिरकार 80 कब होगा? जब ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में आएगा, वापस से अपने अंदर ब्लड को भरेगा, उस समय पर जो प्रेशर होगा वो होगा 80। तो वो जो प्रेशर 120 है उसे कहा जाता है डायस्टोल और जो प्रेशर 80 है उसे कहा जो प्रेशर 120 है उसे कहा जाता है सिस्टोलिक और जो प्रेशर 80 है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक। हमने यहां पर भी देखा, ये देखिए ये सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 और यह जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये कितना होगा? ये होगा 80। ठीक है। पल्स दर क्या होती है? ऑप्शन डी भी लिखा हुआ है। पल्स रेट किसको कहते हैं? देखिए एक सामान्य मनुष्य में जो कि एक हेल्दी मनुष्य है, वयस्क है, उसकी पल्स रेट जो होती है लगभग लगभग 72 मानी जाती है कि होना चाहिए। अब ये 72 क्या है? मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं है, हेल्दी है, वो अडल्ट है, अच्छा है, ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल उसकी जो हार्ट की धड़कन है वो लगभग लगभग 72 बार होना चाहिए, 72 बार दिल धड़कना चाहिए 1 मिनट में। उसे हम कहते हैं पल्स रेट। अब यहां पर लिखा हुआ है एक शब्द कि आखिरकार ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट के मतलब के बारे में भी देख लेते हैं, ये क्या कहलाएगा? 1 मिनट में हमारा हृदय कितने ब्लड को पंप कर रहा है उसे कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। और ये कितना होता है?
तो ये लगभग होता है 5 से 6 लीटर। ये होता है 5 से 6 लीटर। तो इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। हमने लगभग लगभग 3 ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है। इसके बारे में भी चर्चा की थी कि जब कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाए और उसकी वजह से हार्ट में ठीक तरीके से ब्लड का फ्लो ना हो, ब्लड हार्ट को ठीक तरीके से ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक की समस्या होती है। हमने सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में देखा। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80। और ये किस तरीके से होता है हमने इसे इमेज की मदद से भी समझ लिया। कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं? तो कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हार्ट कितने ब्लड को पंप कर रहा है। तो हमने ये देखा कि लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड को ये पंप करता है। और पल्स रेट किसको कहते हैं? तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़क रहा है उसे कहा जाता है पल्स रेट, और ये लगभग होती है 72। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पिछली क्लास में हमने पेसमेकर के बारे में देखा था। पिछली क्लास में हमने पेसमेकर के बारे में चर्चा की थी, ये पेसमेकर के बारे में चर्चा की थी। लेकिन वो जो पेसमेकर के बारे में हमने चर्चा की थी वो एक तरह की डिवाइस थी। देखिए ये हमने इस डिवाइस के बारे में यहाँ पर देखा था पिछली क्लास में। ये एक डिवाइस थी, इस डिवाइस को हमने कहा था पेसमेकर। और हमने यह भी देखा था कि जब कभी हार्ट ठीक तरीके से बीट ना करे और अनियंत्रित तरीके से कम उसकी बीट, हार्ट का बीट करना, हार्ट का धड़कना कम हो जाए, तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर पेसमेकर नाम की एक डिवाइस का यूज किया जाता है। लेकिन ये तो डिवाइस है, ये तो क्या बोलते हैं, नेचुरल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि आखिरकार हार्ट में ऐसा क्या पाया जाता है जो नेचुरली पेसमेकर का काम करता है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पेसमेकर का काम करेगा। तो प्राकृतिक रूप से पेसमेकर क्या हो सकता है? ऐसा कुछ जो धड़कन को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। वहां पे जो पेसमेकर डिवाइस थी वो भी क्या कर रही थी? वो भी तो आखिरकार धड़कन को उत्पन्न करने का काम कर रही थी। तो हमारे हार्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जो धड़कन को उत्पन्न करने का काम करता है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है। यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन में जब हम गए थे तो हमने यहाँ पर ये फोटो की मदद से देखा था कि एक इस तरह की रचना हमारे हार्ट में पाई जाती है जिसको कहते हैं SAN, है ना? हमने इसे कहा था साइनोएट्रियल नोट। हमने इसे कहा था साइनोएट्रियल नोट। ये साइनोएट्रियल नोट क्या काम कर रही थी? ये साइनोएट्रियल नोट आखिरकार हार्ट में पल्स को, मतलब जो धड़कन है उसको पैदा करने का ही तो काम कर रही थी। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है उसे पैदा करने का काम कर रहा था। इसलिए इसे ही प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, या फिर इसे ही नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, या फिर इसे हम कहेंगे प्राकृतिक पेसमेकर। SAN नोड को कहा जाता है। ये यहाँ पर देखिए जरा, SAN नोड कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, SA नोड। ये लिखा हुआ है SA नोड। इसीलिए इसे ही हम प्राकृतिक रूप से पेसमेकर कहते हैं। ठीक है। AV नोड क्या काम करता है? धड़कन को फैलाने का काम करेगा, मतलब वेंट्रिकल तक वो धड़कन अच्छे से पहुंच जाए, उसको फैलाने का काम करता है। AV नोड का भी संबंध हो सकता है लेकिन ये सेकेंडरी है। यदि प्राइमरी पूछा जाए तो प्राइमरी इसका आंसर जो है ऐसे नोड ही होगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर क्या है, तो SA नोड हार्ट में जो पाया जाता है उसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके हार्ट के पास के हिस्से में सीने में एक डिवाइस लगाते हैं, आपसे कहते हैं कि जरा जोर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और वो कानों में उस डिवाइस के अगले हिस्से को लगा लेते हैं और उससे सुनते हैं कि आखिरकार आपके हार्ट की आवाज कैसी आ रही है, आपके अंदर, शरीर के अंदर में कैसी आवाज हो रही है, उसको सुनने का काम करते हैं। तो किसकी मदद से करते हैं? उस वो जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बाकी की डिवाइसेस क्या काम करती हैं। कि थर्मामीटर क्या काम करता है? बॉडी के तापमान को, टेम्परेचर को नापने का काम करता है थर्मामीटर। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए
माइक्रोस्कोप यूज होता है। जो भी सूक्ष्म वस्तु होती है या तो कोई भी बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसी चीज जो बहुत छोटी है उसको बड़ा करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है? तो एंडोस्कोप शरीर के अंदर को अंदर यदि किसी तरह की कोई जांच करनी हो तो शरीर के अंदरूनी भागों को देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए, स्टेथोस्कोप जो होता है हार्ट की आवाज को सुनने के लिए, माइक्रोस्कोप जो होता है किसी भी बहुत ही सूक्ष्म वस्तु या किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा ताकि उसे बड़े रूप से देखा जा सके। एंडोस्कोप जो होता है वो शरीर के अंदरूनी भागों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी भी होती है। चलिए, इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन पर चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किस रक्त वाहिका में वॉल्व होते हैं जो रक्त के पीछे के प्रवाह को रोकते हैं? पिछली क्लास में तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप पिछली क्लास इसके पार्ट ए को जरूर देखें। हमने पार्ट ए में धमनी और शिरा मतलब आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है इसको काफी अच्छे से डिस्कस किया था। और हमने इसको एक अंतर का इमेज इसकी इमेज की मदद से हमने इसको समझा था। हम फिर से उस इमेज की तरफ जा रहे हैं और हम ये देखते हैं, शॉर्ट में हम देखेंगे। विस्तृत रूप से देखने के लिए आप इसके पार्ट ए को जरूर देखें। देखिए, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमने ये देखा था, ये हमने ये धमनी और शिरा के अंतर को देखा था। तो हमने देखा था कि आखिरकार जो धमनी होती है उसमें किसी तरह का वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्व अनुपस्थित होते हैं, मतलब वॉल्व नहीं है। और जो शिरा होती है या फिर जैसे हम वेन कहते हैं उसमें वॉल्व उपस्थित होते हैं। तो यही तो प्रश्न में पूछा गया है, आखिरकार ऐसी कौन सी नलिकाएं हैं जिनमें वॉल्व पाया जाता है ताकि ब्लड जो है रिपीट ना होने पाए, रिवर्स ना होने पाए। ये देखिए, ये हम फिर से प्रश्न की तरफ आगे आए और प्रश्न को ध्यान से पढ़ के हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पे लिखा है ऐसी कौन सी रक्त वाहिका है जिसमें वॉल्व होते हैं जो रक्त के पीछे के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं? इसका सही आंसर है शिरा, वेन। वेन में वॉल्व पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? देखिए, ये हमने अभी पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। देखिए, ये जो है ये है धमनी, आर्टरी है ये। और आर्टरी में क्या आपको बीच में किसी तरह का कोई वॉल्व दिखाई दे रहा है? तो हम ये देखेंगे यहाँ पर किसी तरह का कोई भी वॉल्व दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आर्टरी में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा तेज होता है। आर्टरी में जो भी ब्लड का फ्लो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, तो रिवर्स आने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, ये यहाँ पर ये वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वॉल्व है। अब ये वॉल्व क्यों दिखाई दे रहा है? ये वॉल्व क्यों दिखाई दे रहा है? ताकि ब्लड जब फ्लो हो यहाँ से, इसका प्रेशर जो है जो क्या बोलते हैं शिरा होती है, जो वेन होती है, इसमें ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। और कम होने की वजह से वो ब्लड रिवर्स ना होने पाए, वापस अपने पीछे की पोजीशन में ना आने पाए, इसके लिए ये वॉल्व पाए जाते हैं। और ये वॉल्व ब्लड को पीछे आने से रोकने का काम करते हैं। तो ये पाए कहाँ पर जा रहे हैं? शिरा में पाए जा रहे हैं, ये वेन में पाए जा रहे हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका शिराएं या तो वेन, जिसमें वॉल्व पाए जाते हैं। धमनी में नहीं पाए जाते। केशिकाएं बहुत छोटी होती है, इनमें भी नहीं। और महाधमनी ये अलग चीज है। महाधमनी क्या काम करती है? हार्ट से अंगों तक, हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है, ये भी अलग है। सही आंसर है इसका वेन। वेन में वॉल्व जो है पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है? देखिए, ये जो है ये प्रश्न जो है ये हमने इनडायरेक्ट तौर पर पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हमने एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, और उसी से संबंधित ये प्रोसेस है कि आखिरकार इरिथ्रोपोएसिस नाम की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है। एक एक ऑप्शन की तरफ हम चर्चा करते हैं। क्या प्लीहा में ये होता है? नहीं, प्लीहा में नहीं होता है। प्लीहा में क्यों नहीं होता है? देखिए, प्लीहा का मेन काम क्या है? प्लीहा आरबीसी को
आरबीसी जो आरबीसी को नष्ट करने का काम करती है। प्लीहा आरबीसी को नष्ट करता है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसलिए हम इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या लीवर काम करता है? तो लीवर का काम अलग है। लीवर जो है ब्लड के कुछ टॉक्सिक पदार्थों को बाहर जरूर निकालता है, लेकिन वो अभी इससे संबंधित नहीं है। लिम्फ नोड का भी काम अलग है। लिम्फ नोड जो होते हैं डब्ल्यूबीसी वगैरह से संबंधित हैं। अभी हम आते हैं कहां पर, लाल अस्थि मज्जा, जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, रेड बोन मैरो, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। रेड बोन मैरो बिल्कुल इसका सही आंसर है। हमें ये देखना होगा कि जो भी आरबीसी वगैरह बनते हैं वो कहां पर बनते हैं। जो आरबीसी बनते हैं वो बनते हैं आपके रेड बोन मैरो में, और रेड बोन मैरो के अंदर ये ठीक तरीके से बने उसके लिए एक हार्मोन, एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो है वो काम करता था। और वो कहां से रिलीज होता था? तो किडनी से रिलीज होता था। पिछली क्लासेस में हमने इसको देखा था। देखिए, तो ये जो प्रोसेस होती है कि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी ठीक तरीके से बने, उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसेसिस। और इसमें जो चीज मदद करती है उसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। उसे हमने कहा था एरिथ्रोपोइटिन। और ये कहां से रिलीज होता है? तो ये किडनी से रिलीज होता है। ये रिलीज होता है किडनी से। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। लाल अस्थि मज्जा, मतलब जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं, वहां पर आरबीसी ठीक तरीके से बने, अच्छी मात्रा में बने, वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसेसिस। इस प्रोसेस को करने में इरिथ्रोपोइटिन मदद करता है और ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है। इतना हमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोनरी धमनी रोग का संबंध किससे है? देखिए, ये बड़ा ही सरल सा प्रश्न है कि जब यहां पर कोरोनरी शब्द का यूज हो गया है तो ये तो बड़ा ही कॉमन सेंस है कि इसका संबंध हार्ट से ही होगा। ये बड़ा ही सामान्य है, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोनरी धमनी रोग या फिर जिसे CAD कहा जाता है, ये है क्या। यदि मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट में रक्त का फ्लो ठीक तरीके से नहीं होता, हार्ट को ब्लड ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, और उसे ही कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसकी मदद से क्या होता है, यदि मान लीजिए ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, या फिर हम जिसे कहते हैं हृदय घात, हृदय घात होने का चांस होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज में, या फिर जिसे हम कहेंगे CAD। ठीक है। अब यहां पर सामान्य रूप से इसको सॉल्व किया जा सकता था। जब यहां पर कोरोनरी वर्ड का यूज किया गया है तो सिंपल सा ये इसका आंसर हार्ट ही हो सकता है, क्योंकि कोरोनरी शब्द जो है वो सामान्यतः ब्रेन के लिए, किडनी के लिए या लंग्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली। पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसको डिस्कस किया, अब भी जो हमने इसको डिस्कस किया है कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कौन कर रहा है, तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कर रही हैं कोरोनरी धमनियां। हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कर रही हैं कोरोनरी धमनी। ये यदि इन्हीं मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति ठीक तरीके से ना हो, मतलब कोरोनरी आर्टरी ठीक तरीके से काम ना करे, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट को ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं होगा। चलिए, क्या ये इसका आंसर हो सकता था? यहाँ पे महाधमनी लिखा हुआ है। महाधमनी के बारे में अभी हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हार्ट से ब्लड को फ्लो कराने का काम करते हैं ऑर्गन्स तक, मतलब शरीर के अंगों तक। तो ये इससे संबंधित नहीं है। हमने देखा पल्मोनरी वेन, क्या पल्मोनरी वेन इसका आंसर हो सकता था? तो पल्मोनरी वेन के हमने बारे में देखा कि ये लंग्स से
शुद्ध ब्लड को, कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसे ब्लड को लेकर के आने का काम करते हैं। कहां पर लेकर के आने का काम करते हैं? तो हार्ट तक लेकर के आने का काम करते हैं। इसको हमने कहा था पल्मोनरी वेन। और ये ऑप्शन डी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि आखिरकार वेना कावा क्या क्या होता है। तो ये हमने देखिए, हमने इसके बारे में दो तरह के वेना कावा को देखा था। एक वेना कावा को हमने कहा था सुपीरियर वेना कावा, और दूसरा वेना कावा था जिसे हमने कहा था इंटीरियर वेना कावा। और ये क्या है? ये हार्ट में ब्लड को लाने का काम करते हैं। और कहां पर लाने का काम करते हैं? तो राइट एट्रियम में ये ब्लड को लाने का काम करते हैं। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की पूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं कोरोनरी धमनियां कहलाती हैं। ये कहलाती है कोरोनरी धमनी, या फिर जिसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें रक्त में थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है? What is the condition called where the blood ability to clot is reduced? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसके बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए। क्या ये एनीमिया हो सकता है? नहीं। एनीमिया किसको कहते हैं? खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो क्या बोलते हैं स्थिति बनेगी उसे हम कहेंगे एनीमिया। क्या ल्यूकेमिया हो सकता है? नहीं। ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड के कैंसर को, ब्लड के कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है? तो WBC की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। लेकिन ये जो अगला ऑप्शन लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई घाव लग जाएगा तो ब्लड काफी देर तक बहेगा, ब्लड का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और उसके शरीर में क्लॉट नहीं बनेगा जो ब्लड को रोक सके। हीमोफीलिया इस डिसीज को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसके बाद, इस ऑप्शन सी जो है ये काफी ज्यादा सही है। अब इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में कि आखिरकार ये क्या है। देखिए, हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहते हैं, इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं, मतलब ये रॉयल बीमारी है। अब आखिरकार इसे रॉयल बीमारी क्यों कहते हैं? आखिरकार ऐसा क्या है कि इसे रॉयल बीमारी कहा जाता है? देखिए, ये जो यूरोप के शाही परिवार थे, यूरोप के जो शाही परिवार हैं, ये बीमारी वहां पर पाई जाती थी। यूरोप के शाही परिवारों में यह बीमारी पाई जाती थी और यूरोप के शाही परिवारों में यह बीमारी पाए जाने की वजह से इसे रॉयल डिसीज कहा गया। रॉयल बीमारी है ये हीमोफीलिया को। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसे रॉयल डिसीज कहा जाता है, रॉयल बीमारी कहा जाता है? तो आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में इतनी जानकारी जो है जरूर रखें। और ये कैसा है? ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये एक तरह की जेनेटिक बीमारी है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होती रहती है। यूरोप के शाही परिवार में ये पाई जाती थी, इसलिए इसको रॉयल डिसीज कहा गया। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा, हृदय के किस भाग से महाधमनी निकलती है? महाधमनी मतलब हृदय के किस भाग से एओर्टा निकलता है? देखिए, इमेज की मदद से देखिए आप, ये हम यहाँ पर इमेज को देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है महाधमनी, ये दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं महाधमनी। और ये निकल कहाँ से रही है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है? ये बाएं निलय से निकल रही है। जो बायां निलय पाया जाता है ये वहां से निकल रही है। और बाएं निलय से निकलने की वजह से देखिए, ऑप्शन में क्या बायां निलय दिया हुआ है? कहां पर दिया हुआ है बायां निलय? ये देखिए, ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बायां निलय, ये बायां निलय। ठीक है, अब देखिए
ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना इमेज की मदद से, इसके डायग्राम की मदद से समझ लिया जाए कि किस चैम्बर में कौन सी रचना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहां पर आते हैं, तो राइट एट्रियम में आते हैं, मतलब दाएं आलिंद में आते हैं, ये याद रखिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पल्मोनरी आर्टरी कहां से ओपन होती है, तो ये राइट वेंट्रिकल से ओपन होती है, मतलब ये दाएं निलय से ओपन होती है। ये दाएं निलय से ओपन होगी, इसके बारे में आप याद रखिए। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी वेन कहां पर ओपन होती है, तो ये होती है लेफ्ट एट्रियम में, मतलब ये बाएं आलिंद में ओपन होती है। हाँ, ये बाएं आलिंद में ओपन होती है, तो इसे कहा जाएगा आप ये बाएं आलिंद के बारे में याद रखिए। और यदि मान लीजिए पूछा जाए कि ये वाला हिस्सा, ये महाधमनी कहां पर ओपन होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बाएं निलय में ओपन होती है। इस तरीके से चारों चेंबर के बारे में, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बाएं निलय से जो भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो ओपन हो रहे हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण पाया जाता है, तो हमने उसके बारे में चर्चा कर ली। यहां पर एक और चीज याद रखिए, जो अभी हमने ऐसे नोट और एवी नोट के बारे में देखा था, वो भी दाएं आलिंद से संबंधित है। दाएं आलिंद से वो संबंधित है, वो भी रचना आप याद रखिए। तो हर एक सेक्शन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि किस सेक्शन में कौन सी रचना महत्वपूर्ण है। प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में, इस प्रश्न का जो आंसर है उसे हम देख चुके हैं। ये देख लिया हमने, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका, वो उसका सही आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वे कौन सी धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त ले जाने के अपवाद हैं। देखिए, बड़े अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है, डायरेक्ट तरीके से नहीं पूछा गया उन्होंने। देखिए, सबसे पहली चीज, अपवाद पूछा गया है। कौन सी धमनी, धमनी का अपवाद क्या होता है, कल की क्लास में हमने देखा था। धमनी का जो अपवाद होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी धमनियां। धमनी का जो भी अपवाद पूछा जाएगा, धमनी का जो भी अपवाद पूछा जाएगा, उसे हम कह देंगे पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, वो इसका अपवाद है। ये पल्मोनरी आर्टरीज इसका अपवाद है। अब इसका अपवाद कैसे है ये भी देख लेते हैं। धमनी क्या काम कर रही थी, यदि हम धमनियों के बारे में देखें, यदि हम धमनियों के बारे में देखें, तो धमनियां क्या क्या काम कर रही थी। धमनियों के बारे में जब हम देखेंगे, तो धमनियां जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को फ्लो कराती हैं। शुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। कल भी हमने देखा था, कल की क्लास में भी हमने पार्ट ए में भी इसको डिस्कस किया है। और ये कहां पर ब्लड को फ्लो कराते हैं, तो ये बॉडी में ब्लड को फ्लो कराते हैं। बॉडी में मतलब हार्ट से कहां पर ब्लड को लेकर के जाएंगे, शुद्ध रक्त को लेकर के जाएंगे, ये ऑर्गन्स में, ये अंगों में शुद्ध रक्त को लेकर के जाएंगे। ठीक है। और इसी का अपवाद, धमनी का अपवाद क्या हो सकता है, तो धमनी का अपवाद होता है जिससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। धमनी का अपवाद जो होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अपवाद है मतलब पूरे काम इसके उल्टे हैं। क्या काम करेगा ये काम करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। ये कैसा रक्त ले जाएगा, अशुद्ध रक्त ले जाएगा। और इस अशुद्ध रक्त में क्या पाया जाएगा, CO2 पाया जाएगा। अब हम आखिरकार देख लेते हैं कि ये कहां पर पाए जाते हैं। देखिए जरा, ये हमने अभी पल्मोनरी आर्टरी कहां पर देखी, जब हमने हार्ट के डायग्राम को देखा था, तब हमें यहां पर एक पल्मोनरी आर्टरी भी दिखाई दी थी। देखिए, जब हमने इस हार्ट के डायग्राम को देखा था, तब हमें यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी भी दिखाई दी थी। ये देखिए, ये हिस्सा बना हुआ है पल्मोनरी आर्टरी का। ये देखिए, ये क्या काम कर रहे हैं, यहां पर हार्ट के इस चैम्बर में अशुद्ध रक्त होता है।
और ये अशुद्ध रक्त मतलब इम्प्योर ब्लड भेज दिया जाता है लंग्स में। ये कहाँ पर लेकर के चली जाती है? ये लंग्स में ब्लड को लेकर के चले जाते हैं। लंग्स उस ब्लड को पूरी तरह से प्योर करता है और प्योर करने के बाद वापस हार्ट में लेकर के आता है पल्मोनरी वेन के रास्ते से। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को लेकर के जा रहे हैं। कहां पर लेकर के जा रहे हैं? तो हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर के जा रहे हैं। पल्मोनरी वेन क्या काम कर रहे हैं? तो लंग्स से ब्लड को लेकर के आ रहे हैं। कैसा ब्लड लेकर के आ रहे हैं? तो शुद्ध रक्त को वो हार्ट तक लेकर के आ रही है। तो इसका अपवाद क्या हो गया? इसके अपवाद के बारे में हमने देखा, सही आंसर था इसका पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी सही है, जो कि धमनियों का अपवाद है, उल्टा होता है, अपोजिट हो जाता है। शुद्ध रक्त की जगह अशुद्ध रक्त को ये फ्लो करवाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वे रक्त वाहिकाएं जो सीधे अंगों को रक्त की आपूर्ति करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीधे अंगों को रक्त की आपूर्ति कर रही हैं। देखिए अब आप यहां पर याद रखिएगा, वे रक्त वाहिकाएं जो सीधे अंगों को रक्त की आपूर्ति करती है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर एक शब्द जो है यहां पर नया आया है। ये आया है टर्मिनल आर्टरीज। ये आया है टर्मिनल आर्टरीज का शब्द, जो कि सही आंसर है। देखिए ये सही आंसर कैसे? कभी कभी शरीर के बड़े अंगों में रक्त की आपूर्ति करने के लिए टर्मिनल आर्टरीज वर्ड का यूज किया जाता है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला कि आप ये टर्मिनल आर्टरीज नाम का जो वर्ड है इसे ध्यान से देख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के जो बड़े ऑर्गन होते हैं वहां तक ब्लड को पहुंचाने के लिए टर्मिनल आर्टरीज का उपयोग किया जाता है। ये शब्द भी उपयोग किया जाता है। इस शब्द से भी आप परिचित हो जाइए। ठीक है, ये देखा जाए, ये ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन सी में तो यहां पर महाधमनी लिखा हुआ है। महाधमनी जो होती है हार्ट से शरीर के अंगों तक ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है, लेकिन जब बड़े अंगों में ब्लड को फ्लो करवाना होता है तब यहाँ पर एक नए शब्द का उपयोग होता है जिसको कहते हैं टर्मिनल आर्टरीज। इस शब्द से भी परिचित रहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, पेरिकार्डियम क्या है? अच्छा प्रश्न है कि आखिरकार पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम लिक्विड भी पाया जाता है हार्ट में। देखिए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है। हृदय का भीतरी स्तर, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, हृदय का भीतरी स्तर ये इसका सही आंसर नहीं है। रक्त वाहिका की परत, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। हृदय को घेरने वाली झिल्ली, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हार्ट में, हार्ट के बाहरी स्तर पर एक झिल्ली पाई जाती है जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाती है, हार्ट को संक्रमण से बचाती है, बाहरी आघात जो होते हैं उनसे हार्ट की रक्षा करती है, और उसे कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियम द्रव कहलाता है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय को घेरने वाली एक झिल्ली। क्या क्या काम करेगी? तो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाएगी, संक्रमण से बचाएगी और बाहरी आघातों से रक्षा करेगी। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन डी भी लिखा हुआ है कि हृदय की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी क्या होती हैं? तो हृदय की मांसपेशियों के बारे में आप याद रखिए। हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है मायोकार्डियम। उन्हें कहा जाता है मायोकार्डियम। तो यदि पूछा जाए आपसे प्रश्न, यह इस तरीके का पूछा जाए कि मायोकार्डियम किसे कहते हैं, तो सही आंसर होगा हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहा जाता है। हमने यहाँ पे दो तथ्यों को जाना कि आखिरकार पेरिकार्डियम क्या है और मायोकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम हार्ट को घेरने वाली झिल्ली को कहा जाता है, और साथ ही साथ में हार्ट की जो मांसपेशी होती है, उसकी जो मसल होती है, उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी किस रक्त समूह में पाए जाते हैं? आखिरकार ये दोनों एंटीबॉडी किस रक्त समूह में पाई जाएंगी? देखिए आंसर इसका, हमने जब ये ब्लड वाले टॉपिक को पढ़ा था, हमने जब ब्लड ग्रुप्स को पढ़ा था, तब हमने इसको देखा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो यूनिवर्सल डोनर है।
हर किसी को रक्त दे सकता है। तब हमने देखा था कि ओ रक्त समूह जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो हर किसी को रक्त दे सकता है। अब आखिरकार ऐसा क्या था? तो हमने ये देखा था कि इसके जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं और एंटीजन जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एंटीजन ना होने की वजह से और दोनों तरह की एंटीबॉडी होने की वजह से ओ रक्त समूह जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। सही आंसर इसका देखिए, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी किस रक्त समूह में पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि यहां पर प्रश्न पूछा जाता कि किस रक्त समूह में नहीं पाए जाते, प्रश्न को यदि अपोजिट कर दिया जाता, तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर हो जाता ए बी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और इसलिए क्या होता है, ये हर किसी से रक्त को रिसीव कर सकता है, ये हर किसी से रक्त को ले सकता है। ओ हर किसी को रक्त दे सकता है। चलिए प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सी कोशिकाएं एक महत्वपूर्ण शुरुआती कार्य करती हैं? ये आप प्रश्न को देखेंगे तो अपने कॉमन सेंस से इस प्रश्न को हल कर लेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो ब्लड के क्लॉट को बनाने में मदद कर रही हैं। देखिए हम इसे हल करते हैं। क्या ये लाल रक्त कोशिकाएं हो सकती हैं? नहीं, ये लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, जो ऑक्सीजन को फ्लो कराने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को बॉडी में फ्लो कराने का काम करते हैं। क्या ये न्यूट्रोफिल हो सकती है? नहीं, ये बैक्टीरिया से हमारे शरीर को बैक्टीरिया से संक्रमण को बचाने का काम कर रहे थे। क्या ये बेसोफिल हो सकते हैं? नहीं, बेसोफिल भी नहीं हो सकता है। हमने देखा जब भी एलर्जी वगैरह होती है तो ये हमारी बॉडी में हिस्टामिन बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ में एक और ये चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं हेपेरिन, तो इनका संबंध हिस्टामिन और हेपेरिन बनाने से है। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी जिसे हम कहेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड के क्लॉट को बनाने का काम करते हैं। शुरुआती कार्य जो होता है, इनिशियल फंक्शन जो होता है ब्लड के क्लॉट को बनाने के लिए, तो प्रश्न के हिसाब से यदि देखा जाए तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड के क्लॉट को बनाने का शुरुआती कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आज हम अपनी इस सीरीज को यहीं पर रोक रहे हैं और उसके बाद हम नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। अभी इसी तरह के प्रश्नों को अलग-अलग प्रश्नों को टॉपिक के प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहें। संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।